बहुत देर तक दिव्या को देखते रहने के बाद आदित्य घुटनों के बल दिव्या के पास जाता है। दिव्या का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। आदित्य दिव्या के चेहरे को देखकर अपने हाथ बढ़ाने लगता है। उसके हाथ कांपते हुए बढ़ रहे थे और धड़कन जोरों से धड़क रही थी। आदित्य दिव्या के हाथों को पकड़कर नब्ज चेक करता है। वह जैसे ही उसे छूता है वैसे ही झटके से दिव्या का हाथ छोड़कर पीछे हो जाता है। आदित्य गौर से दिव्या के चेहरे को देखता है। अर्जुन बस आदित्य को देख रहा था। अचानक ही आदित्य अपनी जगह से उठकर वहां से जाने लगता है। अर्जुन खड़ा होकर आदित्य के पीछे जाते हुए, आदि कहाँ जा रहा है तू? पर आदित्य कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। अर्जुन आदित्य को बस देखता रह जाता है। आदित्य बिल्डिंग से बाहर निकलकर सीधे कार में बैठकर तेज रफ्तार में वहां से चला जाता है। वहीं सड़कों पर जाती हुई कार में बैठी त्रिया सुकून भरी मुस्कान लिए कहती है, आर प्लान आर सक्सेसफुल। आसानी से मौत तो हर कोई दे देता है, लेकिन तुम अब रोज तड़प तड़प कर मरोगे आदित्य सिंघानिया, जिसे देख मुझे रोज सुकून मिलता रहेगा। आखिर तुमने त्रिया अरोरा के प्यार को जो छीना है, इतनी आसान मौत तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकती थी। इधर रूहान की आंखें जैसे ही खुलती हैं, दर्द का मंजर फिर एक बार शुरू हो जाता है। रूहान अपनी रस्सी को खोलने की कोशिश करने लगता है। कुछ ही देर की कोशिश के बाद रूहान किसी तरह से रस्सी को खोलकर अपनी जांघ में घुसा खंजर निकालता है। इसके साथ ही उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठती है। खंजर निकालते ही खून का बहना फिर एक बार शुरू हो जाता है। वह सामने पड़े कपड़े से खून के बहने को रोकने की कोशिश करते हुए अपनी जांघ पर उसे बांध लेता है। अब उसे चलने में भी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वह लड़खड़ाते हुए किसी तरह से अब कमरे से बाहर निकल जाता है। वह चलते चलते हाल की ओर पहुंच जाता है। यह घर त्रिया का था, जिसमें रूहान को लाया गया था। घर के अंदर बहुत सारे सर्वेंट और बॉडीगार्ड्स थे। रूहान सबकी नज़रों से छुपते हुए चलने लगता है। वह उस महल जैसे घर को देखने लगता है। अचानक उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक बड़ी सी तस्वीर पर चली जाती है, जिसमें 3 लड़कियां थीं। पहली और दूसरी लड़की तो त्रिया और बाकी की थी। रूहान तीसरी लड़की को देख हैरान सा रह जाता है। तीसरी लड़की वही लड़की थी जिसे रूहान को मेले पर मिली थी। यह लड़की स्वरा थी। वह तस्वीर को ही देख रहा था कि स्वरा अंदर से आते हुए फुदकते हुए बुलाने लगती है, दी दी कहाँ हैं आप? स्वरा को देखते ही रूहान समझ जाता है कि यह त्रिया की ही बहन है। स्वरा को देख एक बॉडीगार्ड थोड़ा सा परेशान होकर बोलता है, मैम आप यहाँ? आपको तो बड़ी मैम ने आने से मना किया था, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? स्वरा उस बॉडीगार्ड्स को घूरती है और कहती है, ये मेरा घर है, मैं जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ। बॉडीगार्ड्स अब चुप हो जाता है। स्वरा उसे बुरी तरह से घूरकर आगे बढ़ जाती है। वह रूहान की तरफ ही जाने लगती है। रूहान दीवारों के सहारे छुप जाता है। स्वरा के जाते ही रूहान
बाहर आता है। तभी अचानक ही बॉडीगार्ड्स की नज़र रूहान पर चली जाती है। पकड़ो उसे, सबको वह बॉडीगार्ड्स इशारा करता है। रूहान खुद को संभालते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी स्वरा फिर एक बार बाहर आती है। स्वरा की नज़र सीधे रूहान पर ही चली जाती है। उसे देखते ही स्वरा अपनी ही जगह पर रुक जाती है। रूहान उसके पास पहुंचकर उसके गले पर खंजर रख देता है। ये वही खंजर था जिसे रूहान ने अपनी जांघ से निकाला था। उसमें से अब भी खून टपक रहा था। मेरे पास मत आना, वरना मैं इसकी जान ले लूँगा। यह बोलते हुए रूहान खंजर को स्वरा के गर्दन पर कस देता है। सारे बॉडीगार्ड्स पीछे होते हैं। वहीं स्वरा तो शॉक्ड थी। रूहान स्वरा को पकड़कर धीरे धीरे चलने लगता है। वहीं प्रिया आंख बंद करके कार में बैठी हुई थी। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वह आंखें बंद किए ही कॉल रिसीव करके कान के पास ले जाती है। वह जैसे ही दूसरी तरफ की बात सुनती है, हैरानी से आंखें खोलकर उसके मुंह से अचानक निकलता है, व्हाट? फिर थोड़ा घबराते हुए कहती है, कुछ भी हो पर स्वरा को कुछ नहीं होने देना चाहिए। उसे वहाँ से जाने दो। इधर से बॉडीगार्ड्स को जैसे ही ऑर्डर मिलता है, वह रूहान को कहते हैं, मैम को छोड़ दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, नहीं कुछ करेंगे। रूहान स्वरा का हाथ पकड़कर कसते हुए कहता है, चुपचाप मेरे हाथ दस्ते से हटो वरना। बोलते हुए वह खंजर को स्वरा के गर्दन पर घुसाने को होता है कि तभी सभी बॉडीगार्ड्स वहां से हट जाते हैं। रूहान स्वरा को साथ में लेकर बाहर आकर एक गाड़ी के अंदर स्वरा को धक्का देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ वहां से निकल जाता है। उसके पीछे पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ी भी पीछा करते हुए जाने लगती है। यह देखकर रूहान स्पीड को बढ़ा देता है। वहीं स्वरा जो अब तक शॉक्ड थी, वह अचानक ही खुश होकर कहती है, वाह माय गुड, तुमने मुझे किडनैप कर लिया। आई एम सो एक्साइटेड। फिर रूहान को देखते हुए कहती है, वैसे मिस्टर हैंडसम, तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे? रूहान एक नज़र स्वरा को घूरता है, फिर स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देता है। स्वरा फिर एक बार कहती है, प्लीज़ मुझे ऐसी जगह लेकर चलना जहाँ मेरे दी के बॉडीगार्ड्स बिल्कुल भी पहुँच ना पाएँ। स्वरा बोलते ही जा रही थी और रूहान उसे इग्नोर करके गाड़ी चला ही रहा था। कुछ दूरी तय करते ही वह ऐसी सड़क पर पहुंच जाते हैं जहां एक तरफ जंगल होती है। रूहान आईने से पीछे देखता है जहां से बॉडीगार्ड्स की गाड़ी बहुत दूर में दिख रही थी। रूहान स्पीड को थोड़ा कम करके स्वरा के साथ गाड़ी से सीधा कूद जाता है। उसके कूदते ही दोनों लुढ़कते हुए घने जंगल की ओर गिर जाते हैं। बॉडीगार्ड्स बहुत दूर में थे, जिसकी वजह से उन्हें उनका कूदने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। वह सब कोई बिना ड्राइवर की गाड़ी का ही पीछा करने लगते हैं। गाड़ी चलते चलते सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। यह देखकर सभी बॉडीगार्ड्स बाहर आकर देखते हैं और जल्दी से गाड़ी की तरफ आते हैं। गाड़ी को खाली देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। मेन बॉडीगार्ड सबको हर तरफ चेक करने को कहता है।
वहीं इधर स्वरा और रूहान लुढ़कते लुढ़कते एक जगह पर ठहर जाते हैं। स्वरा नीचे और रूहान उसके ऊपर आ जाता है। रूहान स्वरा को देखता है जिसकी आंखें बंद थीं। वह उसके गाल को थपथपाने लगता है, पर स्वरा वैसा का वैसा ही रहती है। रूहान थोड़ा सा परेशान होकर इधर उधर देखता है। वहीं स्वरा एक आंख से रूहान को देखने की कोशिश करती है। अचानक रूहान उसे देखता है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। यह पता चलते ही रूहान उसके ऊपर से हटकर लड़खड़ाते हुए वहां से जाने लगता है। स्वरा जल्दी से आंखें खोलकर देखती है। रूहान को जाता देख वह चिल्लाती है, मिस्टर हैंडसम, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वह रूहान के पीछे जल्दी से चली जाती है। उसके पास पहुंचते ही स्वरा खुश होकर कहती है, तुमने क्या चकमा दिया उन्हें, अब तो वो हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वाह, मज़ा ही आ गया। मैं कब से उस कैद से निकलना चाहती थी, पर हर बार सब मुझे ढूंढ ही लेते हैं। फाइनली मैं उस कैद से आज़ाद ही हो गई हूँ। स्वरा अपने दोनों हाथों को फैलाकर मुस्कुराते हुए कहती है। रूहान का दर्द अब बढ़ता ही जा रहा था। वह स्वरा की बात को पूरी तरह से इग्नोर करके एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। स्वरा भी जल्दी से उसके पार बैठ जाती है। रूहान अपने चोट में बंधी पट्टी को निकालता है। पट्टी निकालते वक्त उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। स्वरा, जो चारों तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी, उसकी नज़र अचानक से रूहान के चोट पर चली जाती है। वह जल्दी से रूहान की तरफ आकर कहती है, ये चोट तुम्हें कैसी लगी? रूहान उसकी बातों का जवाब न देकर अपना काम करता है। वहीं स्वरा जल्दी से आसपास देखने लगती है। तभी उसे एक पौधा दिखता है। वह जल्दी से वहाँ की पत्तियों को तोड़कर रूहान के पास जाकर बैठकर हंसने लगती है। फिर कहती है, अपनी पैंट उतारो। रूहान उसे घूर कर देखता है। स्वरा को जब एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया, तो बात को अपनी सीधी करते हुए कहती है, मेरा मतलब। इतना बोलते ही वह रुककर रूहान के जांघ पर हाथ देने को होती है कि रूहान उसे ढकेलकर चिढ़ते हुए कहता है, यू इडियट गर्ल्स, ये क्या कर रही हो तुम? स्वरा अपने हाथ में लाई पत्तियों को दिखाकर कहती है, इसे लगाने से तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। रूहान एक नज़र स्वरा के हाथों को देखता है, फिर वह अपनी आँखों को बंद कर लेता है। उसकी आँखें बंद करते ही स्वरा आगे बढ़कर उसके जांघ को देखकर एक पल के लिए रुकती है। फिर एक नज़र रूहान को देखकर फूंक मारते हुए पत्तियों के रस उस पर लगाती है। कुछ ही पल में रूहान का दर्द कम होने लगता है। रूहान आंखें बंद करके ही आराम से बैठ जाता है। स्वरा उसके दर्द से भरे चेहरे को देखकर पूछती है, ज़्यादा दर्द हो रहा है तुम्हें? रूहान आंखें खोलकर देखता है। स्वरा का एकदम मासूम चेहरा दिख रहा था। रूहान उसे इग्नोर करके फिर एक बार अपनी आँखों को बंद कर लेता है। स्वरा भी नीचे बैठकर आंखें बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया परिवार दिव्या के शरीर को आग की लपटों में देख रहे थे।
अमर माया, रूहान, रूह या तेजस के सिवाय यहाँ सब कोई उपस्थित थे, पर आदित्य नहीं था। उसकी आंखें नम थीं और अनुज का तो रो रो कर ही बुरा हाल था। अनुज अर्जुन के गले लगे हुए था। विकासा की आंखों से भी लगातार आंसू बहे ही जा रहे थे। उन्होंने इन बीते दिनों में दिव्या को अपनी बेटी बना लिया था, जिस वजह से आंसू इस कदर बह रहे थे कि वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तरुणा देवी अपने आंसुओं को पोंछकर अर्जुन के पास जाकर कहती हैं, अर्जुन, आदि कहाँ है? अर्जुन आग के लपटों को देखते हुए कहता है, पता नहीं दादी, वह दिव्या की हालत को देखते ही कहीं चला गया है। मैंने पूछा था, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन की बात सुनते ही तरुणा देवी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ जाती हैं। कुछ ही देर में दिव्या का पूरा शरीर जलकर राख में तब्दील हो जाता है। आप सभी वहां से चले जाते हैं। सिंघानिया बिला में दुख का मंजर पसरा हुआ था। वहाँ अमर हॉस्पिटल में एडमिट था। वैसे तो ऑपरेशन के बाद उसकी कंडीशन ठीक हो चुकी थी। वहीं रूहान को किसी को कोई खबर नहीं थी। उसके साथ ही आदित्य भी गायब हो चुका था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके परिवार को किसकी नज़र लग गई है, जो इस कदर दुख से घिर चुका था। वहीं दूसरी तरफ त्रिया का दिमाग खराब हो चुका था। उसने तो रूहान को बहुत टाइटली लिया था, जिसकी वजह से उसकी जान से भी ज़्यादा प्यारी बहन को उसकी आंखों के सामने से ही गायब कर दिया। त्रिया एक बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाते हुए कहती है, मैंने मना किया था ना कि स्वरा कुछ दिनों के लिए किसी भी हालत में यहाँ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। वह बॉडीगार्ड्स कांपते हुए कहता है, मैडम, मैम हमें चकमा देकर यहाँ आई थी। हम में से किसी को नहीं पता था कि वह यहाँ है। त्रिया अपना सिर पकड़ लेती है। पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। फिर थोड़ा परेशान होकर कहती है, कहीं रूहान ने उसे कुछ कर दिया तो? इतना बोलते ही वह गुस्से से बॉडीगार्ड से कहती है, मुझे मेरी स्वरा किसी भी हालत में चाहिए। जाओ और ढूंढो उसे। सभी लोग बैठे ही होते हैं कि कुछ ही देर में आदित्य अंदर आता है। आदित्य को देखते ही सब कोई अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। आदित्य किसी की तरफ भी ध्यान दिए बिना सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। आदित्य कमरे में आते ही हर तरफ अपनी नजरें डालता है। वह बहुत देर तक एक जगह पर खड़े हुए गौर से कमरे को देखने लगता है। फिर वह आगे बढ़कर दीवार पर टंगी अपनी और दिव्या की तस्वीर को लेकर बेड के नीचे जमीन पर ही बैठ जाता है। वह एकटक दिव्या के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने लगता है। फिर दिव्या के चेहरे पर हाथ फेरने लगता है। वह काफ़ी शांति से बस दिव्या के ही चेहरे को देख रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। वह सिर उठाकर देखता है तो विकासा दर्द भरी चेहरे लिए खड़ी थी। विकासा को देखते ही आदित्य जल्दी से खड़ा होकर सीधे उनके गले लग जाता है। आदित्य के ऐसे करते ही विकासा चीख चीख कर रोना चाहती थी, लेकिन इस वक्त उसे आदित्य को संभालना था। इसलिए वह आदित्य के पीठ को सहलाते हुए हौसला देते हुए कहती हैं,
सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चा। आदित्य बस शांत सा विकासा के गले लगा रहता है। वैसे तो विकासा को पता था कि ये दर्द बहुत ज़्यादा गहरा है, जो जिंदगी भर आदित्य को सहना ही पड़ेगा। माँ की ममता पहली बार महसूस करके आदित्य को सुकून सा महसूस होने लगता है। काफ़ी देर तक आदित्य विकासा के गले लगे हुए रहता है, फिर धीरे से विकासा से अलग होता है। विकासा वहाँ से जाने को होती हैं कि आदित्य उनके हाथ को पकड़ लेता है। विकासा पीछे मुड़कर देखती हैं। आदित्य विकासा को देखते हुए कहता है, माँ, आज मैं आपके गोद पर सिर रखकर सोना चाहता हूँ। यह सुनते ही विकासा की आंखें नम हो जाती हैं। कितने पलों से वह बस आदित्य के मुंह से एक बार माँ सुनना चाहती थी, जो आज सफल हो चुकी थी। विकासा नम आँखों से जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए बेड पर अपने पैरों को फोल्ड करके बैठ जाती हैं। उनके बैठते ही आदित्य बेड पर लेटकर अपने सिर को विकासा के गोद पर रख लेता है। विकासा आदित्य के बालों पर हाथ फेरने लगती हैं। दिव्या की तस्वीर को देखकर उनकी आंखों से भी आंसू किसी झरने की तरह बहने को होती हैं कि वह झट से ही उन्हें रोक लेती हैं। आदित्य दिव्या के तस्वीरों को छूते हुए अपने मन ही मन कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा वाइफी। बस ये रात ख़त्म हो जाए, फिर तुम मेरे पास होगी। वहीं दूसरी तरफ त्रिया के कमरे में, जहाँ धीमी रोशनी में एक लड़की चैन से बंधी हुई थी, त्रिया उसके पास जाकर उसके बालों को मुट्ठी में लिए खींचकर कहती है, मिसेस दिव्या, आदित्य सिंघानिया, तुम्हारे पति को तो मैंने दर्द के समुंदर में ढकेल दिया, अब तुम्हारी बारी। चैन से बंधी हुई लड़की और कोई नहीं, हमारी दिव्या ही थी। दिव्या त्रिया को देखकर हंसने लगती है। यह दिया कर त्रिया कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है। दिव्या अपनी हंसी को रोकते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरी जैसी शक्ल वाली लड़की को उनके सामने मार दोगी और इससे उन्हें दर्द पहुंचाओगी? फिर थोड़े सीरियस होकर कहती है, अगर तुम ऐसा कुछ सोच रही हो तो तुम बहुत गलत सोच रही हो। उन्होंने मुझे मेरे जिस्म से लेकर रूह तक पहचानते हैं। उन्हें उस लड़की को छूते ही पता चल जाएगा कि वो मैं नहीं हूँ। इतना कमज़ोर प्यार नहीं है हमारा जो तुम्हारे इस घटिया चाल को कामयाब होने देगी। दिव्या की बातों को त्रिया बहुत गौर से सुनने लगती है। अचानक ही त्रिया की हंसी छूट जाती है। वह जोर जोर से हंसने लगती है। त्रिया खुद की हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा मजाकिया हो। फिर गुस्से से, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, तुम अब पूरी दुनिया के सामने मर चुकी हो। यही सच्चाई है जो अब सब मान चुके हैं, चाहे तुम्हारा पति ही क्यों न हो। दिव्या बस त्रिया को देखकर छोटी सी स्माइल करती है, फिर कहती है, तुमने उन्हें अपने प्यार जैसा समझ रखा है, जो चेहरे और जिस्म के बदौलत प्यार करता है। भले उस लड़की का और मेरा चेहरा एक जैसा था, लेकिन एहसास और जज्बात कभी एक नहीं हो सकते। त्रिया अपने कानों को हाथ से कवर करते हुए कहती है, ओ प्लीज़, अपना ये भाषण बंद करो।
तुम खुद भी जानती हो कि तुमको भी मैं तड़पा तड़पा कर मारने वाली हूँ, तो मुझे ऐसी धमकी देकर बचने की कोशिश कर रही हो। त्रिया दिव्या से थोड़ा सा दूर होती है, फिर कहती है, चलो फिर तड़पाने का काम शुरू करते हैं। वह इतना ही बोलती है कि चैन ऊपर की तरफ खींचने लगता है। उसके साथ ही दिव्या भी ऊपर होने लगती है। दिव्या को इन सब से तो कोई मतलब नहीं था। वह तो बस त्रिया के आने वाले मौत को अपने सामने देख रही थी। दिव्या के ऊपर होते ही उसके नीचे लोहे की नुकीली कांटें निकलती हैं। उसके निकलते ही दिव्या को नीचे कर देती है, जिससे दिव्या के पैर पर वह नुकीले कांटे घुस जाती हैं। दिव्या कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। हर एक कांटों की धार से दिव्या के पैरों का खून रिसकर बाहर आता है, पर दिव्या के मुंह से एक आह तक नहीं निकलती। काफी देर तक कांटों के बीच दिव्या के पैर दर्द से सहते रहते हैं। फिर कुछ पल में कांटे फर्श के नीचे दब जाते हैं। त्रिया दिव्या के पास जाकर जलती हुई गर्म लोहे को हाथ में फेरने लगती है। दिव्या चीखना चाहती है, लेकिन वह अपनी आवाज़ को अंदर ही दबा लेती है। कुछ ही पल में दिव्या के हाथों को त्रिया पूरी तरह से जला देती है। दिव्या का हाथ पूरा लाल हो चुका था। यह देखकर त्रिया लोहे को दूर फेंककर दिव्या के जबड़े को पकड़कर कहती है, हर रोज़ मैं तुम्हें इसी दर्द की तरह दर्द देती रहूँगी। फिर एक ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारी दर्द सहने की क्षमता खत्म हो जाएगी और तुम ऐसे ही तड़पते हुए मर जाओगी। दिव्या बेहोशी की हालत में एक नज़र त्रिया को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, मुझे तो अभी से तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। तुम्हें मुझे जितना दर्द देना है दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिया दिव्या के जबड़े को छोड़कर कहती है, इडियट गर्ल। इतना बोलते ही त्रिया वहाँ से निकल जाती है। दिव्या सामने देखते हुए कहती है, बेवकूफ़ तो तुम हो जो अभी भी जीत से ही जश्न मनाने रही हो। फिर सामने से नज़र हटाकर आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही उसे आदित्य का चेहरा दिखता है। आदित्य का चेहरा दिखते ही दिव्या अपने दर्दों को भूलकर मुस्कुराने लगती है। फिर धीरे से कहती है, मिस्टर हस्बैंड, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप हमारे अटूट प्यार के बीच किसी छलावे में नहीं फंसेंगे। वहीं दूसरी तरफ जंगल में रात की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा थी। रूहान लकड़ी को इकट्ठा किए जलाकर उसके सामने बैठ जाता है। स्वरा अपने हाथों को रब करते हुए शिकायत करते हुए कहती है, मिस्टर हैंडसम, तुम्हें पहले से ही मुझे बता देना चाहिए था ना कि तुम मुझे किडनैप कर जंगल में रखने वाले हो, तो मैं अच्छे से रेडी होती। रूहान स्वरा की बात सुनकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। रूहान अचानक से चिल्लाता है, चुप, बिल्कुल चुप। अगर अभी तुमने एक भी बकवास की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। स्वरा रूहान के ऐसे चिल्लाने से सहम सी जाती है। फिर कुछ देर बाद मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, डांट क्यों रहे हो? प्यार से भी तो चुप रहने के लिए कह सकते हो। और वैसे भी मैंने गलत क्या बोला? अगर तुम मुझे पहले से बता देते। बोलते हुए स्वरा फिर एक बार शुरू हो जाती है,
रूहान अपना सिर पकड़ लेता है। ओ गॉड, कैसी मुसीबत को गले लगा लिया है मैंने। अच्छा होता इसे उसी गाड़ी में छोड़ देता। तुमने मुझे गले कब लगाया? स्वरा तुरंत बोलती है। रूहान स्वरा को धक्का देकर सीधा उसके ऊपर आ जाता है। रूहान के ऐसा करने से वह दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। स्वरा की धड़कन जोरों से धड़कने लगती है। वह एकटक रूहान को देखती है। रूहान थोड़ा जोर से बोलता है, मैंने कहा ना बिल्कुल चुप, वरना मैं तुम्हें काटकर जंगली जानवरों को खिला दूंगा। मैं तुम्हें घूमने के लिए यहाँ पर लेकर नहीं आया हूँ। तुम्हें मैंने किडनैप किया है। मुझे एक वक्त नहीं लगेगा तुम्हें मारने में। इतना बोलते ही रूहान उसके ऊपर से हट जाता है। वहीं स्वरा लेटी की रेटी रह जाती है। रूहान उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ जाकर लेट जाता है। काफ़ी देर तक स्वरा चुप रहती है, फिर उठकर चुपचाप बैठ जाती है। चारों तरफ देखती है, जहाँ घने जंगल के अलावा कुछ नहीं था। फिर वह रूहान को देखती है, जो अब सो रहा था। स्वरा खुद के हाथ रब करने लगती है। आग भी अब जलते जलते थोड़ी सी धीमी हो चुकी थी, जिससे उसे ठंड का एहसास होने लगता है। रूहान उठकर स्वरा के पास जाकर लेटकर उसे टाइटली पकड़ लेती है। रूहान को जैसे ही यह एहसास होता है, वह स्वरा को दूर करता है। स्वरा रूहान को टाइटली पकड़कर कहती है, मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। रूहान को भी एहसास होता है कि स्वरा ठंड से कांप रही थी और उसका पूरा शरीर ठंड था। रूहान कुछ सोचते हुए उठता है, फिर अपनी जैकेट उतारकर स्वरा को देता है। स्वरा जल्दी से उसे पहन लेती है। अब फिर एक बार रूहान लकड़ी को जलाने लगता है, जिससे आग की तपन से स्वरा को राहत मिलती है। रात बढ़ने से अब रूहान की आंखें बंद होने लगती हैं। वह एक नज़र स्वरा को देखता है, जो सुकून से सो रही थी। रूहान उठकर दूसरी साइड जाकर लेट जाता है और फिर अपनी आँखों को बंद कर लेता है। अगली सुबह रूहान की आँखें जैसे ही खुलती हैं, तो उसकी सीधी नज़र सामने जाती है, जहाँ स्वरा नहीं थी। वह जल्दी से उठकर बैठ जाता है। चारों तरफ देखने पर भी उसे स्वरा कहीं नहीं दिखती। रूहान को अब बेचैनी सी होने लगती है। वह उठकर वहाँ से जाने लगता है। वह जंगलों में घूम घूम कर स्वरा को आवाज़ देने लगता है, पर सन्नाटों के अलावा वहाँ कोई आवाज़ नहीं आती। तेज चलने की वजह से उसे अब फिर एक बार उसकी जांघ में दर्द होने लगता है। प्रेशर पड़ने की वजह से उसमें से अब खून भी बहने लगता है, पर उसकी फिक्र किए बिना रूहान का ध्यान तो बस स्वरा पर था। वह एक पेड़ के सहारे खड़ा हो जाता है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। रूहान पीछे मुड़कर देखता है तो सामने स्वरा खड़ी थी। उसे देखते ही रूहान गुस्से से उसके कंधे को पकड़कर कहता है, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है? इसे क्या गार्डन समझ कर रखा है? जोर से चिल्लाते हुए, जंगल है ये, जंगल है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? बोलते हुए रूहान रुक जाता है। स्वरा सिर झुकाए हुए ही कहती है, वो मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी ढूंढने गई थी।
रूहान फिर एक बार उस पर चिल्लाता है, मुझे उठा नहीं सकती थी। तुम्हें पता भी है मैं कितना डर। बोलते बोलते रूहान रुक जाता है और स्वरा को छोड़कर उसे पीट करके खड़ा हो जाता है। आंख बंद कर मन में ही कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये लड़की जिए या फिर मरे। रूहान अब वहाँ से जाने लगता है तो स्वरा भी जल्दी से उसके पीछे जाने लगती है। मेरे लिए तो रुको। बोलते हुए स्वरा दौड़कर रूहान के पास चली जाती है। रूहान को धीरे धीरे दर्द का एहसास होने लगता है। थोड़ी देर चलते रहने के बाद वह बैठ जाता है। उसके बैठते ही स्वरा की नज़र सीधे उसके चोट पर चली जाती है। इसमें से तो फिर से खून बह रहा है। रूहान स्वरा की बातों को नज़रअंदाज करके अपने दर्द को सहते हुए अपनी आँखों को बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव सीधे आदित्य के कमरे में जाकर दरवाजे को बंद करता है। आदित्य फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। जैसे ही वह ध्रुव को देखता है कॉल को कट कर देता है। ध्रुव आदित्य से बोलता है, आदित्य जैसा तुमने कहा था सब कुछ रेडी है। प्रिया को बिल्कुल भनक नहीं होगी। वेल डन। और एक बात, कोई भी उसे नहीं मारेगा। मैं उसे आसानी से मरते हुए नहीं देखना चाहता, सो सबको इन्फॉर्म कर दो। यह कहते हुए आदित्य तस्वीर को दीवार पर टांग देता है। ध्रुव तस्वीर को देखकर फिर आदित्य को देखते हुए कहता है, लेकिन वो लड़की थी कौन जो बिल्कुल दिव्या की तरह थी? और उसने दिव्या की तरह एक्टिंग क्यों किया? आदित्य दिव्या के चेहरे को छूते हुए कहता है, इतना तो तुमने सुना ही होगा कि दुनिया में एक जैसे दिखने वाले लोग 7 प्रकार के होते हैं। उसने वाइफ ही जैसा एक्टिंग क्यों किया, ये तो मैं जल्द ही पता लगा लूँगा। इस वक्त मेरे लिए मेरी वाइफ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना कहते हुए आदित्य झुककर दिव्या के फोटो को चूम लेता है। उसे देखकर ध्रुव मुस्कुरा देता है। आदित्य मुड़कर ध्रुव को देखते हुए, चलें? ध्रुव हाँ में सिर हिलाते हुए दरवाज़ा खोलता है और दोनों बाहर की ओर चले जाते हैं। आदित्य आप दिव्या को कैसे लेकर आएगा और वह प्रिया का क्या हाल करेगा, यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखना और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय आप लोग ज़रूर देना। धन्यवाद दोस्तों।